मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो पूर्णतः चालू कर दी जाएगी और पूर्णतः आपको अध्ययन करवाया जाएगा। कोविड-19 कारण क्या है, अपने विद्यालय काफ़ी समय से बंद थे और पढ़ाई चालू नहीं हो पा रही थी आपकी। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है और पढ़ाई भी सुचारू रूप से आपकी चालू कर दी जाएगी। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के एक अध्याय का, जिसका अध्याय का नाम है पालनपुर का एक गांव। पालनपुर का एक गांव है, वो एक छोटा सा गांव है और गांव का नाम आते ही हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि गांव के लोग कैसे होंगे, गांव के लोगों के जो कार्य हैं वो कैसे होंगे, वो क्या व्यवसाय करते होंगे, कैसे उनका रहन सहन होगा, किस प्रकार का उनका खेती बाड़ी होगी, किन संसाधनों का वो उपयोग करते हैं, किन संसाधनों काम में रहते हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो उच्च होता है, निम्न होता है। गांव के सभी लोग क्या एक जैसे होते हैं या अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, गांव की संख्या कम होती है कि ज़्यादा होती है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो कैसा होता है। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे मन में आते हैं। तो एक गांव की कहानी आते ही ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमने लग जाते हैं और चलते तो सामने आता है गांव का वातावरण कैसा होता है और कैसा होता है, कैसी जानकारी उससे हमें मिलती है। तो इसी के बारे में अपना चर्चा करेंगे। हमारा जो अध्याय है वो है पालनपुर का एक गांव, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इस गांव का नाम है वो एक काल्पनिक नाम है और काल्पनिक नाम का गांव का नाम क्या है, पालनपुर। पालनपुर के जो लोग हैं मुख्य रूप से वो व्यवसाय करते हैं। कौन सा व्यवसाय करते हैं? गांव के अधिकतर लोग होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। कृषि को हम खेती बाड़ी बोलते हैं। तो उनका जो आजीविका का प्रमुख साधन होता है वो कृषि होता है। तो कृषि प्रमुख रूप से वैसे तो वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन जहाँ संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है वहाँ अन्य साधनों से भी कृषि की जा सकती है। लेकिन क्या है कि गांव के लोग कृषि तो करते ही हैं, इसके साथ में अन्य कार्य और करते हैं। जो अन्य कार्य करते हैं, विनिर्माण उद्योग करते हैं, डेयरी का कार्य करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, दुकानदारी करते हैं। अब विनिर्माण का मीन्स होता है कि अपने पास कच्ची सामग्री हो। कच्ची सामग्री का उपयोग अपन किस तरीके से कर सकते हैं? कच्चे माल को जब हम पक्के माल में परिवर्तित कर देते हैं तो वो विनिर्माण कार्य कहलाता है। यानी जैसे अपने पास गन्ना है तो गन्ने से हम अनेक वस्तुएं बना सकते हैं अलग। गन्ने से चीनी भी बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है, सूत से अपन कपड़े बना सकते हैं। तो कच्ची सामग्री है, जब कच्ची सामग्री को पक्के माल में निर्मित कर दिया जाता है तो उसको विनिर्माण कहते हैं। लेकिन गाँव में जो ये उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, अब ये बृहद अवस्था में नहीं है, निम्न अवस्था में, लघु अवस्था में है। बात आती है डेयरी की। गांव के लोग क्या है, कृषि तो कर रहे हैं, साथ में पशु वगैरह भी रखते हैं अपने साथ में। और पशु वगैरह रखने के कारण क्या है, उनके पास गाय भैंस वगैरह होती है और उसके कारण उनका डेयरी का कार्य भी चलता है, दूध का कार्य भी चलता रहता है। बात आती है परिवहन की। अब परिवहन की बात करें तो परिवहन के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है सड़कों की। जब तक ये सड़कें नहीं होगी गाँव में तो परिवहन का कार्य आसानी से नहीं हो पाएगा। तो गांव में जहाँ सड़कें हैं वहाँ परिवहन के साधन भी है पर्याप्त मात्रा में, और जहाँ परिवहन के साधन नहीं है वहाँ पे सड़कें भी नहीं है। बात आती है दुकानदारी की। कुछ लोग क्या है कि अपने घर जो बने हुए हैं उनके साथ में क्या है कि दुकान वगैरह भी साथ में बना लेते हैं। कई गांव बड़े हैं, वहाँ उनकी दुकानें वगैरह अच्छी चलती है तो वो अपनी दुकानदारी का काम भी करते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि जो ग्रामीण लोग हैं वो खेती करते हैं, खेती के साथ में उनकी कुछ अन्य सहायक क्रियाएँ भी होती है, जैसे अपने परिवहन है, डेयरी है, दुकानदारी है, विनिर्माण है। लेकिन ये छोटी अवस्था में है, लेकिन अधिकतर जो काम होता है वो क्या होता है, कृषि कार्य का ही होता है। बात आती है संसाधन की। संसाधन अपने आसपास और पर्यावरण में उपलब्ध, बात कर रहे थे अपन संसाधन की, अपने आसपास में उपलब्ध और अपने पर्यावरण में जो भी संसाधन अपन को मिलते हैं और अपने लिए जो उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन। यानी मनुष्य के लिए प्रत्येक वस्तु जो उसकी सुविधा के लिए हो, उसके काम आने वाली हो और उसको उपलब्ध हो जाए, वो वस्तु क्या कहलाती है, उसके लिए संसाधन कहलाती है। ये ध्यान रखना साथ में कि मनुष्य स्वयं भी क्या होता है, एक संसाधन होता है। क्योंकि जब काम करने वाले कोई नहीं हो तो उस संसाधन में, प्राकरण में जो अपन को उपलब्ध साधन होगा उसका उपयोग कौन करेगा। तो उपयोग के बिना कोई भी संसाधन काम का नहीं होता। तो ध्यान रखना, अपने आसपास में और अपने प्राकृतिक पर्यावरण में अपन को जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती है, जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन के प्रकार भी अलग होते हैं।
संसाधन एक प्रकार के नहीं होते, प्रकृति से भी हमें संसाधन मिलते हैं, मानव निर्मित भी वस्तुएं होती है, मानव के प्रयास के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है और उसमें मुद्रा का भी सहयोग रहता है। अब प्राकृतिक संसाधन यानी वह वस्तुएं, वह चीजें जो हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है, लकड़ी है, जड़ी बूटियां है, पेड़ पौधे है, कंदमूल है, फल है आदि, हमें ये जंगल वगैरह से प्राकृतिक वस्तुएं मिल जाती है। अब बात आती है मानव निर्मित वस्तुओं की। मानव को जो संसाधन उपलब्ध हुए और मानव ने बाद में उसका निर्माण किया, जैसे अपने पहले बात की थी विनिर्माण की, कि भी उसको कच्ची सामग्री प्राप्त हो जाती है और कच्ची सामग्री वाले में उसका क्या करता है, उसको पक्के माल में निर्मित कर देता है। तो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं भी इसके अंदर आती है। बात आती है मानव प्रयास की। अब मानव की जो बुद्धि है वो एक जैसी नहीं होती, मानव की बुद्धि की क्रियाएं भी अलग अलग होती है। कोई शारीरिक रूप से कार्य अच्छा करता है, कई मानसिक रूप से कार्य अच्छे करते हैं। तो कार्य की प्रगति के आधार पे भी इसको अलग अलग किया जा सकता है, मानव के प्रयास भी कार्य के अलग अलग होते हैं। बात आती है मुद्रा की। मुद्रा भी इसमें एक अहम रोल है संसाधन में। यानी मुद्रा जब अपने पास, यानी पैसे अपने पास नहीं होंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। सामान अपने पास उपलब्ध हो गया, लेकिन उसके अन्य जो अपन को वस्तुएं चाहिए उसकी सहायक बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए अपने पास पैसे नहीं होंगे तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि मुद्रा भी संसाधन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार जो प्रमुख इसके तत्व हैं, संसाधन के प्रकार हैं प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास और मुद्रा। ये एक संसाधन का निर्माण पूर्ण रूप से करती है। बात आती है कि संसाधन है वो क्यों उपयोगी है। तो मानव क्या है कि जिसकी जितनी आवश्यकताएं होती है, जिसकी जितनी जरूरत होती है, उस आधार पे वो संसाधनों का निर्माण करता है, उनका उत्पादन करता है, उत्पादन के बाद में उसका उपयोग करता है, उससे लाभ प्राप्त करता है। अब बात है अपने पाठ की पालमपुर की। पालमपुर एक छोटा सा गांव है और पालमपुर के पास में कुछ अन्य गांव भी बने हुए हैं, कुछ कस्बे भी बने हुए हैं। तो बात है गांव की तो अपने समझ ली। अब कस्बों के बारे में क्या है, हमें इस बारे में जानकारी कम होती है। तो कस्बा कौन सा होता है, ध्यान रखना कि जो गांव से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और शहरों से जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, कस्बा कहलाता है। एक बार वापस बता दूं आपको कि जो कस्बा होता है वो गांव से तो बड़ा होता है, जबकि शहरों से जो छोटा होता है वो कस्बा कहलाता है। तो ध्यान रखना, जो पालमपुर गांव है वहां से सड़क निकलती है और सड़क की लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव है वो है रायगंज। गांव का नाम है रायगंज। पालमपुर से सड़क निकलती है और वो सड़क निकल के 3 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव आता है उसका नाम है रायगंज, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। पालमपुर के पास में रायगंज है और रायगंज से कुछ दूरी पे जो गांव है उसका नाम है शाहपुरा, जिसको कस्बा बताया गया था। कस्बा यानी जो गांव से बड़ा और शहर से छोटा, उसे कस्बा कहा गया है। अब बात आती है कि यातायात के साधनों की। भाई जहां सड़कें होगी वहां यातायात के साधन भी होते हैं, क्यों एक प्रकार से किसी शहर के, किसी गांव के, किसी कस्बे के, किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण होती है यातायात के साधनों की। क्योंकि अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए या अपन को यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है या जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं उनको यातायात कहते हैं या उनको यातायात के साधन कहा जाते हैं। अब यातायात के साधन है वो कोई एक प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो अपने जो पालमपुर में जो प्रमुख रूप से यातायात के साधन बताए गए हैं आवागमन के, वो साधन है इसमें बैलगाड़ियां, क्यों गाँव में बैलगाड़ियां वगैरह ज्यादा होती है, ऊंट गाड़ियां वगैरह ज्यादा होती है, भैंसा बिगा, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि, ये उनके आवागमन के प्रमुख साधन हैं। साधन क्यों ये सुचारू रूप से चल रहे हैं, क्योंकि सड़कों की वहां पे अच्छी रूप से व्यवस्था है। तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरीके से अपने समझ में आ जाए। बात थी कि जो अपना चैप्टर है किससे जुड़ा हुआ है, पालमपुर गांव के कहानी से। पालमपुर जो गांव है वो एक छोटा गांव है और वहां जो लोग प्रमुख काम करते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। और कृषि ज्यादातर किस पे निर्भर करती है, वर्षा पे निर्भर करती है। लेकिन कृषि के साथ में कुछ वह अन्य काम भी करते हैं, जैसे परिवहन है, डेयरी है, या अपने विनिर्माण है, दुकानदारी, ये काम भी साथ में करते रहते हैं। बात अपने संसाधन की थी कि अपने आसपास में जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती है या मानव के लिए जो उपयोगी होती है वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। बात बाद में आई संसाधन के प्रकार की। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरी बात आई मानव निर्मित, यानी मानव ने जिसका निर्माण किया, कच्ची सामग्री थी
पक्के के रूप में या उसको उपयोगी वस्तु बना दिया। मानव प्रयास, मानव अपनी क्षमता के आधार पे, अपनी कौशल के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे वस्तुओं का प्रयास करता रहता है, निर्माण उनका करता रहता है। मुद्रा, मुद्रा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अपन को कोई सामान प्राप्त हो गया लेकिन वो कच्ची सामग्री है, उसका उपयोग अपन नहीं कर सकते, तो अपने मुद्रा के बिना कोई अन्य सहायक सामग्री नहीं खरीद पाएंगे और उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि मानव को जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो उनका निर्माण धीरे धीरे कर लेता है। प्रारंभ में जो आवश्यकताएं थी मनुष्य की वो सीमित आवश्यकताएं थी, लेकिन वक्त के साथ क्या है कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है, अपना जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, पर्यावरण चेंज हो रहा है, लोगों की आवश्यकताएं हैं वो सीमित नहीं रह के असीमित होती जा रही है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। तो आवश्यकता के आधार पे वो उत्पादन करता है और अपनी वस्तुओं का उपयोग करता है और आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। बात आती है अब गांव से संबंधित है कि जो पालमपुर गांव है उसके आसपास भी कुछ गांव है और कुछ कस्बे हैं। कस्बे मैंने आपको बताया अभी, कस्बा उसे कहा जाता है जो गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, उसको कस्बा कहा जाता है। जो पालमपुर गांव है उसके पास में जो सबसे नजदीक गांव आता है वो है रायगंज, और कितने किलोमीटर की दूरी पे है ये? 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और रायगंज के पास में जो जस्ट पास में कस्बा है बड़ा, उसका नाम है शाहपुरा, जो उसके रायगंज के पास में आता है। अब वहां पे सड़क वगैरह की सुविधा है, अच्छी सड़कें वगैरह बनी हुई है, तो यातायात के साधन भी है, जो लोगों को सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए या एक स्थान पे दूसरे स्थान पे पहुंचने के लिए लोगों की सहायता हो जाती है, उसमें वहां पहुंच जाते हैं। तो जो प्रमुख साधन है वो है बैलगाड़ियां, भैंसा बागी, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि। अब बात करते हैं कि गाँव में परिवार की व्यवस्था क्या होती है। गाँव में क्या है कि बहुत सारे जो परिवार होते हैं वो तो होते हैं संगठित और कुछ परिवार होते हैं एकल, लेकिन गाँव में ज्यादातर जो व्यवस्था देखने को मिलती है संगठित परिवार के देखने को मिलती है, जबकि शहरों वगैरह में क्या होता है व्यवस्था एकल परिवार ज्यादा होती है, जबकि गाँव में संगठित परिवार रहते हैं। गाँव में जनसंख्या कम होती है, परिवारों की संख्या कम होती है, तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। जो पालमपुर गाँव है उसमें जो परिवारों की संख्या है वो है 450 परिवार है, वो पालमपुर गांव में रहते हैं, निवास करते हैं स्थायी रूप से। उसके बाद में ये है कि वहाँ की जो अधिकांश भूमि है, अधिकांश जो जमीन है उसका जो मालिकाना हक है, अधिकतर जमीन जो है उच्च जाति के लोगों के पास में है, जो उच्च कुल के हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनके पास अधिकतर गाँव की पालमपुर की जमीनें है। तो ऐसे परिवारों के जो मालिक है परिवार है वो 80 परिवार हैं जिनके पास अधिकांश भूमि गांव की है। अब उसके बाद आती है कि उनके जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनके पास जमीन अधिक है, उनके क्या है आर्थिक स्थिति के आधार पे और उनकी अत्यधिक उत्पादन के आधार पे उनके घर भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, सारी प्रकार उन घरों में व्यवस्थाएं होती है और उनमें घरों का जो निर्माण होता है वो साधारण निर्माण न होके उच्च क्वालिटी की चीजों से उन घरों का निर्माण होता है। तो कहा जाए तो उनके जो मकान होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, छोटे मकान न होके उनके जो मकान होते हैं बड़े होते हैं काफी, और उन मकानों का निर्माण जो होता है वो सीमेंट से, ईंटों से, पत्थरों से मजबूत निर्माण होता है, ताकि आसानी से क्या है कि उस घर का वापस भी निर्माण नहीं करवाना पड़े, काफी लंबे समय तक उस घर में किसी प्रकार की मरम्मत वगैरह कार्य नहीं करवाना पड़े, और उनकी जो सुख सुविधाएं के साधन भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। अब बात आई ये तो उच्च जाति के परिवारों की, जो अपने परिवार थे पालमपुर गांव के 80 परिवार। अब बात आती है कि सारे परिवार उच्च जाति के नहीं हैं, उच्च जाति के अलावा भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो उनकी स्थिति कमजोर है, जो निम्न श्रेणी के हैं। जो निम्न श्रेणी के हैं, कमजोर है, उनको दलित कहा गया है, उनको दलित कहा गया है। वैसे उनको अनुसूचित जाति भी कहा जाता है। अब दलित किन्हें कहा गया है, यानी समाज के वे व्यक्ति जो शोषित है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, या उनको गांव में महत्व कम दिया जाता है, उनके साथ उठना बैठना लोग नहीं करते, जो उच्च जाति के होते हैं, उनको दलित कहा गया है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इनको समाज का एक पिछड़ा वर्ग अपन कह सकते हैं, अनुसूचित जाति इनको कह सकते हैं, दलित कह सकते हैं, हर प्रकार से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये दलित परिवार कितने हैं, जैसे अपने उच्च जाति के परिवार 80 थे, कुल परिवार 450 थे, तो उनमें से 80 परिवार तो क्या हो गए, उच्च जाति के हो गए, जो संपन्न है एकदम पूर्ण रूप से। अब बात आती है दलितों की। दलितों के जो परिवार है 450 में से उनकी संख्या है 150 परिवार है वो दलित जाति के हैं,
और दलित होने के कारण क्या है, ये जो गांव है उसके एक किनारे बसे हुए हैं, गांव के बीच में न होके ये गांव के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि उनको सुख सुविधाओं से अलग कर दिया गया है, उनका समाज में महत्व नहीं रहा और उनको उच्च जाति के लोग अपने साथ उठना बैठना, अपने उत्सवों में बुलाना वगैरह पसंद नहीं करते। एक प्रकार से इनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ये दलितों की संख्या क्या है, पालनपुर गांव में बहुत कम है, जो गांव की पिछड़ी स्थिति को बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। अब जो दलितों के मकान बने हुए हैं, जहां अपन ने बात की कि जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं, धनवान लोग हैं, जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, उनके मकान अच्छे थे, बड़े थे, ईंटों पत्थरों से बने हुए थे, सीमेंट से बने हुए थे। जबकि जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनके जो मकान बने हुए हैं घास और फूस से बने हुए हैं, यानी कच्चे मकान है उनके, और उन मकानों से पानी टपकता रहता है, उनको हर मौसम में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण क्या, उनकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। बात आती है कि उनके मकान वगैरह कमजोर वगैरह, लेकिन फिर भी क्या है, गांव की जो व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था, वो काफी अच्छी होती है। पालनपुर गांव की स्थिति भी, गांव की बिजली की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां के जो अधिकांश घर है वहां पे बिजली की व्यवस्था बनी हुई है, सारे घरों में बिजली अधिकांशतः है, जिसके कारण उनको दिनचर्या में अच्छी सुविधाएं मिलने होती है। बात आती है कि जो उनके खेत है, मैंने अपने शुरू में बात की थी कि जो गांव की जो कृषि होती है प्रमुख रूप से, वो किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। गांव में कई जगह क्या होता है कि बिजली वगैरह नहीं होती, और बिजली नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। तो उनको क्या है कि उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो उत्पादन अच्छा हो गया, और उत्पादन अच्छा तब होता है तब बारिश अच्छी होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि बिजली की पूर्ण रूप से सुविधाएं हैं, पूर्ण रूप से इनके पास संसाधन है, क्योंकि बिजली की व्यवस्थाएं हैं। और गांव में इन पे क्या बने हुए हैं, नलकूप यहाँ पे बने हुए हैं। नलकूप यानी पानी को जमीन की गहराई तक पहुंचाने के लिए, यानी जो धातु के जो नल बने हुए होते हैं उनको जमीन की गहराई तक पहुंचाया जाता है, और जहां उनको पानी मिल जाता है वहां तक उसकी स्थापना कर दी जाती है। अब बाद में पानी बाहर कैसे आए, मान लो बिजली की व्यवस्था नहीं हो, अपन ने नलकूप तो बनवा लिया, नलकूप तो अपन ने बनवा लिया, वो गहराई तक पहुंचा दिया, पानी भी वहां मिल गया, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं हो तो पानी ऊपर कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पालनपुर गांव में क्या है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, तो पंप के द्वारा उस पानी को ऊपर खींच लिया जाता है, और कृषि कार्य में उसकी मदद मिल जाती है, अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी कृषि कार्य हो जाती है, अन्य इनके कार्य भी होते रहते हैं। अब बात आती है कि गांव में अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता ही होती है। आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बात है प्राथमिक विद्यालय की, बच्चों की शिक्षा के लिए भी क्या है कि विद्यालय का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब गांव में विद्यालय नहीं होंगे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। उनकी शिक्षा के बिना उनकी जो अज्ञानता है, वो उनका अज्ञानपन, उनका अंधेरा दूर कैसे होगा। तो वहां पे क्या है, विद्यालय बने हुए हैं पर्याप्त, जिसके कारण उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या 2 है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं छोटे बच्चों के लिए। अब प्राथमिक विद्यालय के साथ क्या है, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय के बाद में आगे कक्षाओं के लिए एक है वो हाई स्कूल बना हुआ है, जहां बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के बाद में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और गांव के अंदर ही वो विद्यालय हैं, ज्यादा उनको दूर जाना नहीं पड़ता। बात आती है स्वास्थ्य की। पहले क्या था, गांव में सुख सुविधाएं कम थी, काम वगैरह ज्यादा करते थे, लोग बीमार वगैरह कम पड़ते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, और लोगों का जो शारीरिक श्रम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अब क्या है, इसके साथ ही गांव में क्या है, स्वास्थ्य केंद्र बनने लगे, चिकित्सालय बनने लगे। तो पालनपुर गांव में भी क्या है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां लोग अपनी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं हैं, भारी बीमारी है, दुर्घटना वगैरह है, तो वहां पे अपना इलाज करवा सकते हैं। ये तो हो गया राजकीय चिकित्सालय यानी सरकारी चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र। इसके साथ ही क्या है, वहां एक स्वयं का निजी बनाया हुआ एक औषधालय भी है, जहां लोग दवाई प्राप्त कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, और उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा मिल सकता है। अब बात आई कि गांव की व्यवस्था। एक गांव की व्यवस्था, कौन सा गांव ऐसा होता है जिसकी व्यवस्था अच्छी होती है, कौन सा ऐसा व्यवस्था है जहां प्रगति होती है, कौन सा ऐसा गांव है जहां कृषि अच्छी होती है। तो जहां सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से होगी वो ही गांव अच्छा कहलाएगा, वो गांव विकास करेगा, प्रगति करेगा। तो ये पालनपुर गांव है, इसमें सड़कें बनी हुई है, आवागमन के लिए आराम से सामान ला सकते हैं, आराम से सामान को बेच सकते हैं। बात आई
बिजली पर्याप्त मात्रा में है, घरों में लोगों के पास बिजली का कनेक्शन वगैरह है, खेतों में भी नलकूप वगैरह के लिए मोटर वगैरह उनके हैं, बिजली वहां भी उनके पास उपलब्ध है। बात आती है सिंचाई की। सिंचाई उनको पंप वगैरह है, वहां पे नलकूप ट्यूबवेल वगैरह खुदवा रखे हैं, तो वहां से पानी उनको मिल जाता है और आवश्यकता अनुसार वो अपने खेतों में पानी देते रहते हैं। विद्यालय, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय बने हुए हैं। 2 तो प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं, एक वहां पे हाई स्कूल है, ताकि बच्चे गांव से उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और गांव में छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। बात आती है स्वास्थ्य केंद्र की। हारी बीमारी हो जाती है तो कहीं दूसरी जगह नहीं जाके वहां पे एक तो क्या है कि राजकीय चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और एक निजी औषधालय भी है, वहां पे उनका इलाज अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक गांव को अच्छे गांव के ओर ले जाती है। आगे है अपने उत्पादन के प्राथमिक कारक, यानी इसके प्रमुख कारक कौन से होते हैं जो उत्पादन में योगदान देते हैं, किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, उत्पादन के जो प्राथमिक कारक है, पहला इसमें कारक आता है भूमि। किसी भी कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरा उसमें श्रम, कार्य करने की शक्ति। फिर उसमें भौतिक पूंजी, अपने पास संसाधन कौन कौन से हैं। और बाद में आती है मानव पूंजी, मानव के पास धन संपत्ति कितनी है। तो बात आती है पहले पॉइंट की, भूमि। भूमि है वो निश्चित भूमि है अपने पास, ये नहीं है कि समय के साथ क्या है भूमि अपनी बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी या घट जाएगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। भारत है तो भारत का जितना हिस्सा है उसकी स्थिति इन फ्यूचर और वर्तमान में इतनी है, पहले भी स्थिति इतनी थी। तो जनसंख्या तो वर्तमान में क्या है, बढ़ रही है, लेकिन जो भूमि की स्थिति है, भूमि का जो क्षेत्र है वो तो सीमित क्षेत्र जितना है उतना ही है। तो जैसे जैसे क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि का जो हिस्सा आ रहा है, भाग आ रहा है, वो धीरे धीरे क्या है छोटा होता जा रहा है लोगों के पास में। तो बात ये है कि पहले जब अपन 1960 से पहले की बात करते हैं तो भूमि क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास अधिक थी। अधिक होने की वजह थी कि लोगों के पास जो घर थे, परिवार थे, वो संगठित परिवार थे, अलग अलग परिवार नहीं थे। वर्तमान में क्या है कि परिवार है वो टूटते जा रहे हैं, एकल होते जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारक हैं जो भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको लाभ भी पहुंचाते हैं। बात करते हैं इसके बेनिफिट की। अब भूमि में जो हिस्सा है वो धीरे लोगों को कम मिल रहा है, होगा क्या उसमें कि अपन उत्पादन को बढ़ाया जाए तो उसमें अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए है कि अच्छे बीज का उपयोग किया जाए, अच्छी खाद का उपयोग किया जाए, समय समय पे अच्छा उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाए, समय के साथ में उसमें सिंचाई की जाए। तो क्या है कि भूमि की जो क्षमता है वो क्या है बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि समय के साथ क्या है, ऋतुओं के साथ क्या है कि फसल है वो परिवर्तित होती रहे। अपन क्या है कि जमीन पे एक ही फसल को बार बार बोएंगे तो क्या होगा कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है फसलों की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि क्या है कि हम समय के साथ, ऋतुओं के साथ, मौसम के साथ फसलों को हम परिवर्तित करते रहेंगे, बहुविधि अपनाएंगे अपन, तो क्या है उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। बात यह है साथ में कि भूमि के जो हिस्से टुकड़े बिखरे हुए हैं उन हिस्सों को, टुकड़ों को संगठित किया जाए और एक साथ उत्पादन किया जाए। और ज्यादा कीटनाशकों उपयोग से भी क्या है कि भूमि बंजर हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उचित मात्रा में ही कीटनाशक रसायनों का उपयोग कृषि कार्य में किया जाए। बात दूसरी आती है श्रम की। श्रम शक्ति कैसी है अपने पास में, काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, उस पर निर्भर करता है। जितनी अधिक अपनी श्रम शक्ति होगी उतना ही अधिक अपन को बेनिफिट अपने कार्य में मिलेगा, उतने अधिक अपन को उसमें लाभ मिलेगा। जहां श्रम शक्ति कमजोर होती है, अर्थात जहां लोगों की कार्य करने की शक्ति कम होती है, वहां क्या है बेनिफिट कम होता है। और जहां लोगों की कार्य करने की शक्ति अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, वहां लाभ अधिक होता है। लोगों की शक्ति पर निर्भर करता है ये। अब बात है श्रम किस प्रकार के होते हैं। श्रम में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहले वह पढ़े लिखे व्यक्ति, दूसरे शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति। अब क्या है कि जो कृषि कार्य करना है या सामान्य मान लो कि पशुपालन का कार्य करना है, डेयरी का कार्य करना है, परिवहन का कार्य करना है, ये एक क्या है कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ये कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है कि ज्यादा क्या है कि ज्ञान की अपन को आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जबकि उसमें पढ़े लिखे व्यक्ति वाले जो कार्य है वो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, ज्ञान का अभाव है। उसके पास क्या है, उसका शारीरिक रूप से डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया है, वो तकनीकी कार्य नहीं कर सकता। वो अपने जो शारीरिक कार्य है वो तो कर लेगा भली प्रकार से, लेकिन उसको अगर तकनीकी रूप से कार्य दे दिए गए पढ़े लिखे व्यक्ति वाले, तो वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक श्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहले पढ़े लिखे व्यक्ति जो तकनीकी, इंजीनियरिंग या अन्य विभाग से जो उच्च श्रेणी के कार्य वो करते हैं। दूसरे शारीरिक श्रम जो अपनी क्षमता के आधार पे, शक्ति के आधार पे, ताकत के आधार पे किए जाते हैं, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं। बात आती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी को भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला जो प्रकार है औजार, मशीन और भवन। दूसरा भाग है कच्चा माल, नगद मुद्रा और कुम्हार। इसमें क्या है कि जो औजार, मशीन और भवन है, इनको क्या है, जैसे औजार है अपन ने खरीद लिए एक बार है, तो दोबारा उनको काफी समय तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को। मशीनें हैं, एक बार अपन ने परचेज कर ली, खरीद ली, काफी समय तक वो चलती जाएगी, अपन को दोबारा खरीदने की आवश्यकता जल्द ही नहीं पड़ेगी। भवन है, इमारत को अपन ने, अपने मकान को एक बार बना लिया तो बार बार उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काफी लंबे समय के बाद में उस पर कोई कार्य करवाना पड़ेगा। तो क्या है, एक प्रकार से अपन कहें औजार, मशीन और भवन, ये क्या है, स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति यानी जो काफी टाइम तक चलती रहेगी, जिनमें नुकसान नहीं होगा और इन फ्यूचर भी अपने काम आएगी। बात आती है कच्चे माल और नगद मुद्रा की। कच्चे माल का मतलब ये हो गया कि जो अपने बुनकर है, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं, धागा वगैरह जो प्राप्त करते हैं, सूत वगैरह जो प्राप्त करते हैं, उसके बाद में वो पक्का माल निर्मित करते हैं, कपड़ों के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं। तो उनकी कच्ची सामग्री क्या है, जैसे वो पक्का माल का निर्माण कर देते हैं, उनकी सामग्री समाप्त हो जाती है। ऐसे ही क्या है, कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी का कार्य करता है, तो जैसे तक वो मिट्टी है तब तक तो क्या है कि वो कच्ची सामग्री है, लेकिन जब उसको वह अन्य रूप में परिवर्तित कर देता है तो उसकी वो सामग्री क्या है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसको दोबारा वो चीजें, बुनकर को तो क्या है कि सूत वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, कुम्हार है उसको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो कच्चा माल है वो स्थायी नहीं है, एक समय के बाद में जब उसका उपयोग कर लिया गया तो वो समाप्त हो जाएगा और अपन को दूसरे उस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। बात आती है नगद मुद्रा की। नगद मुद्रा जब तक अपने पास में है, पड़ी है, तब तक तो वो अपने है, लेकिन जब हम उसका सामान खरीद लेंगे तो वो पूंजी अपनी लग जाएगी। तो समय के साथ क्या है, कच्चा माल और नगद मुद्रा वो तो समाप्त हो जाती है, जबकि औजार, मशीन और भवन ये एक स्थायी पूंजी है, भौतिक पूंजी है, जो काफी समय तक, लंबे समय तक चलती रहती है। बात आती है मानवीय पूंजी की। अब अपन ने बात की इसमें भूमि की, श्रम की, और भूमि और श्रम के साथ में अपन ने बात की कौशल वगैरह की भी। तो बात यह है कि जो भूमि और कौशल है, इनका अपन सही तरीके से उपयोग करें तो क्या होगा कि एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और क्या है कि मानव अपने ज्ञान के बल पे, अपने सोच विचार की क्षमता के आधार पे, सही अनुभव के आधार पे, सही प्रशिक्षण के आधार पे एक कम मूल्य की वस्तु को भी अपने सोच विचार करके और परीक्षण करके, उसका जांच पड़ताल करके उसको एक अच्छी सामग्री में परिवर्तित कर सकता है, उसको उच्च मूल्य में परिवर्तित कर सकता है। तो मानव स्वयं भी क्या है, एक पूंजी है जो निम्न मूल्य की वस्तुओं को भी क्या है कि अपने सोच विचार के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे एक उच्च मूल्य की वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार जो ये उत्पादन के प्राथमिक कारक हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, एक प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किसी चीज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मानव स्वयं भी क्या है कि इन सब के बिना अधूरा है। मानव है तब इन चीज का उपयोग किया जा सकता है, मानव नहीं होगा तो इन किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया जाएगा।